Hello aspirants, I hope you are well and motivated. I welcome you all to Ticket to Mains program for upcoming prelims 2025. आज पॉलिटी 365 सीरीज़ में पॉलिटी की चौथी क्लास है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आपको इस लेक्चर के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस लेक्चर का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस। प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे अक्सर कर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, यू कैन सॉल्व देम ईजिली। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। सबसे पहला है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंडर दिया गया है। दूसरा है प्रेसिडेंट्स रूल, इसके प्रोविजंस आर्टिकल 356 के अंडर दिए गए हैं। तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके प्रोविजंस आर्टिकल 360 के अंडर दिए गए हैं। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी? देयर आर 3 ग्राउंड्स। फर्स्ट इज वॉर। अगर भारत किसी कंट्री के साथ वॉर पे हो तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर सिचुएशन इस तरीके की हो कि भारत का कोई फॉरेन कंट्री इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर एग्रेशन कर रहा है या वॉर लाइक सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन, विच मीन्स there is insurrection against the government within the country. See, initially constitution में armed rebellion provision नहीं था, इसकी जगह था internal disturbance। अब क्योंकि ये प्रोविज़न जो था काफ़ी वेग था और इसका मिसयूज़ किया जाना ईजी था और मिसयूज़ किया भी गया था, जिसका डिस्कशन आजकल हम सुनते रहते हैं। तो इस प्रोविज़न को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया था बाय आर्म्ड रिबेलियन। तो पहले प्रेसिडेंट कुड डिक्लेयर इमरजेंसी व्हेन देयर वर सिचुएशंस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट डिफाइन व्हाट इज इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इसका मिसयूज़ होना ईजी था। इससे बचने के लिए इस टर्म को रिप्लेस किया गया आर्म्ड रिबेलियन से। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन का प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एक रिटन रिकमेंडेशन देगी टू द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर द इमरजेंसी। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, रिटन रिकमेंडेशन और फॉर्मल रिकमेंडेशन। ओरिजिनली ये प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन ये प्रोविज़न 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसमें इंसर्ट किया गया, इसमें ऐड किया गया। इस रिटन रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट रिव्यू करेंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट जो हैं इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देंगे। अब क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होता है, प्रेसिडेंट इस डिसीजन को सिर्फ एक बार रिव्यू के लिए वापस भेज सकते हैं। अदरवाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है। तो जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिटन रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को सेंड करती है फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट हैज़ टू प्रोक्लेम इमरजेंसी। प्रेसिडेंट इश्यूज ए फॉर्मल प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एंड ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो है वो या तो पूरे कंट्री के लिए हो सकता है या कंट्री के किसी पार्ट के लिए हो सकता है, आइदर फॉर होल कंट्री और एनी स्पेसिफिक रीजन। तो इमरजेंसी या तो पूरे कंट्री में लगाई जा सकती है या कंट्री के एक पार्ट में लगाई जा सकती है या कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है एज पर द सिचुएशन डिमांड्स।
अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन पार्लियामेंट। सी यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में दिया हुआ है, काफ़ी इजी वे में है, आपको रिमेंबर करने में भी इजी होगा, आप इजीली इसको याद रख सकते हैं। एक बार जब प्रेसिडेंट इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर देते हैं तो उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। सो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? It is required that the both houses of parliament must approve it within 1 month. What if Lok Sabha is not in session or it is dissolved without approval? अगर जब इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया है, अगर उस समय लोकसभा सेशन में नहीं है या फिर 1 महीने से पहले ही उस इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को अप्रूव किए बिना लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उसके लिए रिक्वायरमेंट है कि इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन कंटिन्यू रहता है, बशर्ते उसको राज्यसभा विद इन द मीन टाइम अप्रूव कर दे, मतलब विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ उसको राज्यसभा अप्रूव कर दे, और लोकसभा जैसे ही फर्स्ट सिटिंग नेक्स्ट जो है लोकसभा की होती है, लोकसभा फर्स्ट सिटिंग में उसको अप्रूव कर दे विद इन 1 मंथ। तो इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाई लोकसभा विद इन 1 मंथ ऑफ इट्स सिटिंग, while Rajya Sabha must approve it in the meantime. So what type of majority is needed for approval? There is special majority. It requires special majority. What kind of special majority? It is 50% of total votes plus 1/3 present and voting in both houses. It must be approved individually in each house. How often is approval required after both houses approve? एक बार जब दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर दिया तो क्या इमरजेंसी कंटिन्यूस चलती रहेगी या उसका पीरियोडिक अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा? देखिए, पहले ओरिजिनली जो प्रोविज़न ये था कि एवरी 1 ईयर इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है उसको अप्रूवल देना होगा पार्लियामेंट के थ्रू, लेकिन थ्रू 44th अमेंडमेंट दिस 1 ईयर वाज रिड्यूस टू 6 मंथ्स। अगर एक बार इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को दोनों हाउसेज ने अप्रूव कर दिया तो उस इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को दोनों हाउसेज को हर 6 महीने पे अप्रूव करना पड़ेगा। So what is the duration of emergency proclamation? See, it is normally 6 months. अगर दोनों हाउसेस जो हैं इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर देते हैं तो इमरजेंसी 6 मंथ्स तक चलती है। उसके बाद उसको कंटिन्यू करने के लिए दोनों हाउसेस को उसको फिर से अप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर लोकसभा एट फर्स्ट इंस्टेंस इसको डिसप्रूव कर देती है, इसको अप्रूव ही नहीं करती है, तो इमरजेंसी का जो प्रोक्लेमेशन है उसी समय ख़त्म हो जाएगा। वॉट इफ़ लोकसभा डज नॉट एक्ट आफ्टर इट्स फर्स्ट सिटिंग? देखिए, पहले प्रोविज़न क्या था कि अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो लोकसभा को अपनी फर्स्ट सिटिंग में इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना होगा, लेकिन लोकसभा इन इट्स फर्स्ट सिटिंग अगर अप्रूव नहीं करती है तो क्या होगा? इमरजेंसी लास्ट्स फॉर 1 मंथ ओनली, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग के बाद लोकसभा के पास कितना टाइम होता है? 1 मंथ का। तो इमरजेंसी इस 1 महीने तक ही कंटिन्यू करेगी, उसके बाद लैप्स हो जाएगी। कैन द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बी चैलेंज्ड? यस, इट कैन बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ माला फिडे और यू कैन से माला फाइड। इट्स मीनिंग इज बैड इंटेंशंस। Okay, so what is the duration of emergency? If approved by both houses, it lasts for 6 months. If not approved by Lok Sabha, then it lasts only for 1 month. How it can be revoked? Can proclamation of emergency be revoked? Yes. प्रेसिडेंट चाहें तो इमरजेंसी को कभी भी ख़त्म कर सकते हैं बाई इश्यूइंग ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। अगर प्रेसिडेंट इमरजेंसी को रिवोक करने के लिए प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं तो इमरजेंसी उसी समय ख़त्म हो जाती है। अगर लोकसभा इमरजेंसी को ख़त्म करने के लिए, इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करती है
तो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी ख़त्म करनी ही पड़ती है। प्रेसिडेंट मस्ट एंड द इमरजेंसी इफ लोकसभा passes a resolution to end emergency. What kind of majority is required in Lok Sabha? It is simple majority. It requires only simple majority, which means 50% of the members present and voting. तो क्या इमरजेंसी को एंड करने के लिए राज्यसभा से भी रेजोल्यूशन पास होना ज़रूरी है? नहीं, सिर्फ लोकसभा चाहे तो रेजोल्यूशन को पास करके इमरजेंसी को ख़त्म कर सकती है। व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी? सबसे पहला है सेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूटिव पावर। पूरे कंट्री की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती हैं। सी आवर सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री इज़ फेडरल और क्वासी फेडरल, वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने डोमेन में एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। ये यूनियन लिस्ट और ये स्टेट लिस्ट। अब नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो भी आ जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी मैटर पे स्टेट को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस इशू कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर शिफ्ट। पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट। यूजुअली व्हाट हैपन्स कि स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही लॉ पास कर सकती है, और स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस और एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेने की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को ही होती है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है और लेजिस्लेटिव पावर्स भी जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो लेजिस्लेटिव पावर है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट, बट दीज लॉज बिकम इनऑपरेटिव आफ्टर 6 months ऑफ रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होती है उसके 6 महीने के बाद में ये पार्लियामेंट जो भी स्टेट लिस्ट में लॉ बनाती है वो इनऑपरेटिव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंट्रोल। द प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। सी द फाइनेंस कमीशन determines the amount of devolution from consolidated fund of India to states. फाइनेंस कमीशन जो है कंसोलिडेटिव फंड ऑफ इंडिया में से स्टेट्स को कितना कितना पैसा देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को वो डिसाइड करता है। अब नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो इस कंसोलिडेटिव फंड ऑफ इंडिया में से किस किस स्टेट को कितना कितना पैसा देना है कितना नहीं देना है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज, पहले तो हमने अभी 3 इफेक्ट्स देख लिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट्स होता है। फर्स्ट वन इज सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं होते, सिर्फ वो फंडामेंटल राइट्स जो अंडर आर्टिकल के अंडर दिए गए हैं। ऐसे कौन से हैं? 6। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। और ऐसा क्यों है कि आर्टिकल 19 के ही क्यों सस्पेंड हो रहे हैं? क्योंकि दीज फंडामेंटल्स आर रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम। अब अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा क्रिटिसिज्म होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं, जो टफ स्टेप्स हैं, लेना भी चाहेगी तो उसको दिक्कत आएगी। इसलिए जो राइट टू फ्रीडम है जो आर्टिकल 19 के अंडर दिए गए हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है जो नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में।
44th अमेंडमेंट के थ्रू एक चेंज किया गया कि ये राइट्स जो हैं केवल तभी सस्पेंड होंगे जब इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। तो याद रखिए कि आर्म्ड रिबेलियन के केस में ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं। और जैसे ही इमरजेंसी ख़त्म होती है, जैसे ही इमरजेंसी एक्सपायर होती है, ये फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाते हैं। फर्दर इज फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी रिमूव्ड। दीज आर रिलेटेड टू राइट टू लाइफ। अभी मैं एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर ही लेके आऊँगा, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट एक बड़ा टॉपिक है और एक मेजर टॉपिक है जिससे कुछ एक या दो क्वेश्चन नेसेसरीली आते ही आते हैं हर साल प्रीलिम्स में। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। किस ग्राउंड पे? अगर नेशनल इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर डिस्कस इशू की गई हो, और फंडामेंटल राइट्स दैट आर गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21 विच मीन्स राइट टू लाइफ कैन नॉट बी रिमूव्ड। ये प्रोविज़न भी 44th अमेंडमेंट के थ्रू इंसर्ट किया गया था। वन थिंग टू कीप इन माइंड, दीज आर सस्पेंडेड बाय ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। और इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में केवल वही फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड होंगे जो इसमें मेंशन होंगे। आर्टिकल 19 के अंदर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली, टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू मूव, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स में इन 6 फंडामेंटल राइट्स में से जो मेंशन होगा सिर्फ वही सस्पेंड होगा, दूसरे नहीं होंगे। अगर 3 मेंशन है तो 3 ही सस्पेंड होंगे, 6 मेंशन है तो 6 ही सस्पेंड होंगे। और ये ऑर्डर जो है पार्लियामेंट्स के हर हाउस से अप्रूव किया जाना चाहिए, ये मस्ट है। दिस ऑर्डर शुड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। ओके, लेट्स मूव फर्दर। और क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव टर्म एक्सटेंशंस। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? तो नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में एक तो पार्लियामेंट का टर्म एक्सटेंड किया जा सकता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का टर्म भी एक्सटेंड किया जा सकता है। पार्लियामेंट का जो टर्म है वो 1 ईयर एट ए टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी। Okay. Parliament term ends after extension period if emergency is revoked. The extension of Parliament cannot exceed 6 months after the emergency ends. नेशनल इमरजेंसी के केस में, नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन में जो स्टेट असेंबली है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो डिसॉल्व नहीं होती है, दैट कंटिन्यूज टू फंक्शन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड स्ट्रेट फॉरवर्डली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो हैं दे कंटिन्यू टू फंक्शन ड्यूरिंग ए नेशनल असेंबली, दे डू नॉट गेट डिसॉल्व्ड। नेशनल इमरजेंसी अब तक कितनी बार प्रोक्लेम की जा चुकी है? 3 बार, 62, 71 एंड 75, 1962, 1971 and 1975. This is a fact. Keep this in mind. It could be asked in prelims exam. Let's discuss some related questions. First one is the term of Lok Sabha. This question was asked in 2002. The term of Lok Sabha
अब आपको ये देखना है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, इज इट ट्रू? नो, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग ए नेशनल इमरजेंसी, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट ए टाइम, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट ए टाइम ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अब ऑप्शन बी में जो है हमने अभी पढ़ा कि 1 year एट ए टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। डी देख लेते हैं, कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 years एट ए टाइम, नो, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है। तो बचता कौन सा है? ऑप्शन सी। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो यही होनी चाहिए। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दिए गए ऑप्शंस में से सबसे ज़्यादा गलत ऑप्शंस कौन से हैं, तो लास्ट पे जो ऑप्शन बचेगा वो आपका सही आंसर होगा। अगर दो ऑप्शंस भी ऐसे हैं जिनमें आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा, ये मुझे नहीं पता है, या इन दो ऑप्शंस में से मैं रॉन्ग स्टेटमेंट एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ गैस वर्क करना होगा अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज बेस एंड जजमेंट। तो वहाँ पे आपका 50-50 चांसेस रहता है उस क्वेश्चन के ठीक होने का। ओके, सी दिस क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यह क्वेश्चन 2006 में पूछा गया है। The Rajya Sabha alone has the power to declare that it would be in national interest for the parliament to legislate with respect to a matter in the state list. Okay, ये टॉपिक आप पढ़ेंगे यूनियन पार्लियामेंट इन सेंटर स्टेट रिलेशन चैप्टर। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, resolutions approving the proclamation of emergency are passed only by the Lok Sabha. Only by the Lok Sabha. Which of the statements given above is are correct? See, अभी हमने देखा कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए जो रेजोल्यूशन है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट फंडामेंटली गलत हो जाता है। अब दो तरीके के केस होंगे, या तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा, या तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। बाय द वे, ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपको नहीं भी आता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो इस अलोन, ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट अलोन, यू कैन एलिमिनेट 2 ऑप्शंस फ्रॉम हियर। तो दो तो गलत है, तो ये ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन बचते हैं ए और डी। You can make your best guess. You can tick either D or option A. But option A is correct here. So right answer is option A. तो एग्ज़ाम हॉल में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर चुके होंगे, लेकिन दो ऑप्शंस आपके पास प्रॉब्लमेटिक होंगे जो आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि किसको मैं सही टिक करूं। तो उस केस में यू हैव टू टेक 50-50 चांसेस, बिकॉज पूरे क्वेश्चंस तो विद सर्टेनिटी कोई भी नहीं कर पाता है। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड काइंड ऑफ इमरजेंसी, विच इज प्रेसिडेंट रूल, विच इज इम्पोज्ड when there is a failure of constitutional machinery in state. Should president's rule be imposed in a state? When should it be imposed? What are the constitutional provisions? Constitution में इसके क्या provisions दिए गए हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 355 में जो प्रोविज़न है जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट, तो आर्टिकल 355 के अंडर क्या प्रोविज़न है कि द सेंटर मस्ट इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑपरेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल जो है ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल in a state whenever there is failure of constitutional machinery in the state. Okay, आर्टिकल 356 क्या कहता है
It empowers the president to impose president rule when state government cannot function constitutionally. मीन्स आर्टिकल 356 स्टेट गवर्नमेंट को ये एम्पावर करता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यहाँ 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, प्रेसिडेंट, रिपोर्ट और गवर्नर। अगर किसी स्टेट के गवर्नर की ये रिपोर्ट जाती है प्रेसिडेंट के लिए कि द स्टेट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अकॉर्डिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो जाते हैं इस रिपोर्ट से, तो प्रेसिडेंट चाहें तो किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। आर्टिकल 365 के अंडर भी एक प्रोविज़न है जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। The condition in Article 365 is that whenever a state fails to follow a directive issued by center, then it would be appropriate for the president to assume that the situation has arisen in a state that the state government cannot be run according to the constitution. हिंदी में, अगर कोई स्टेट सेंटर के द्वारा इश्यू की गई किसी डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाता है या उसको इग्नोर करता है या उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो प्रेसिडेंट ये समझेंगे कि जो स्टेट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अकॉर्डिंग अब चलाया नहीं जा सकता है। तो इन सिचुएशंस में प्रेसिडेंट कैन इशू a proclamation of president rule by suspending the government of the state under Article 356. President issues proclamation of president rule under Article 356. What is the approval process of this proclamation? So what is the time frame for parliamentary approval? This proclamation must be approved by the parliament. It must be approved by both houses of the parliament within 2 months. Okay, within 2 months of the proclamation of president rule in a state. अगर लोकसभा इस ड्यूरेशन में डिसॉल्व कर दी जाती है बिना उस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव किए, या जब प्रोक्लेमेशन इशू होता है प्रेसिडेंट रूल का तब लोकसभा सेशन में नहीं है, तब लोकसभा जैसे ही उसकी फर्स्ट सिटिंग होगी उसके 30 डेज़ के अंडर उस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लेमेशन है वो वहीं एंड हो जाएगा और प्रेसिडेंट रूल विल एंड देन एंड देयर। बट इसमें एक कंडीशन है कि द लोकसभा मस्ट अप्रूव विद इन 30 डेज आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट राज्यसभा अप्रूव्स इन द मीन टाइम। अगर प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन के दौरान लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है या लोकसभा सेशन में नहीं होती है तो राज्यसभा उसको एटलीस्ट अप्रूव करे और प्रेसिडेंट रूल स्टेट में लागू हो जाता है। जैसे ही लोकसभा फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, फिर से उसकी फर्स्ट सिटिंग होती है, तो उसके 30 दिन के अंदर 1 महीने के अंदर लोकसभा को जो प्रेसिडेंट रूल है उसको अप्रूव करना ज़रूरी होता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होने के बाद में प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स आती हैं, क्या क्या पावर्स एक्सटेंड होती हैं टू द प्रेसिडेंट अंडर प्रेसिडेंट रूल। सबसे पहला है द प्रेसिडेंट अज्यूम्स द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस विच आर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। प्रेसिडेंट चाहे तो खुद स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन दे सकते हैं या किसी को ऑथोराइज करा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। सेकंड वन इज ट्रांसफर ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स टू द पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो पार्लियामेंट उनको एक्सरसाइज करती है। थर्ड वन इज द प्रेसिडेंट कैन टेक नेसेसरी स्टेप्स फॉर
implementation or suspension of certain constitutional provisions। प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए या उनके सस्पेंड करने के लिए विद इन द स्टेट नेसेसरी स्टेप्स ले सकते हैं। क्या प्रेसिडेंट का जो प्रोक्लेमेशन है इज दैट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू? यस। एज पर 44th अमेंडमेंट देयर वाज ए चेंज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलाउज प्रेसिडेंट्स प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल फॉर जुडिशियल रिव्यू। सी 38th अमेंडमेंट के अंडर प्रेसिडेंट का जो डिसीजन था उसको फुल एंड फाइनल डिक्लेयर कर दिया गया था, दैट कुड नॉट बी under any judicial review, but after 44th amendment it was made to be subjected to judicial review. So it is a very important point. अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in the respect of the particular state, then statements को one by one पढ़ते हैं। Is the assembly of the state is automatically dissolved? No, it is not automatically dissolved. Sorry, I forgot to mention in previous slides. The assembly of state is not automatically dissolved during a president rule. The president passes a resolution. President passes an order to dissolve the state assembly. The powers of the legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of the parliament. ये थोड़ा सही लग रहा है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। आर्टिकल 19 is suspended in that state? No, आर्टिकल 19 कब सस्पेंड होता है? सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के केस में। तो ये स्टेटमेंट भी एलिमिनेट हो जाता है। पहला तो एलिमिनेट हो ही गया। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट। यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों ही तो सही नहीं है, या आपको क्लैरिटी नहीं हो सकती कि ऑप्शन डी गलत है या ऑप्शन बी गलत है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, यू हैव टू pay utmost attention to the thin lines. Okay, so see here option D states president can make laws relating to that state. No, president cannot make laws. President does not make laws. Law making power is किसकी है? लॉ मेकिंग पावर किसकी है? लेजिस्लेचर की। एंड प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव, बट लॉ मेकिंग पावर किसकी है? लेजिस्लेचर की। तो ऑब्वियसली लॉ मेकिंग पावर किसकी होगी प्रेसिडेंट रूल के केस में? पार्लियामेंट की। तो ऑप्शन डी इज रॉन्ग। द रिमेनिंग ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इट्स प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड इन अंडर आर्टिकल 360। व्हाट आर द ग्राउंड्स? इट इज डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया if India's financial stability or credit is at risk under article 360, है ना। ये आर्टिकल 360 के अंडर प्रोविजन दिया गया है कि यदि भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट पे कोई रिस्क है तो प्रेसिडेंट चाहे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। ऐसा एक टाइम आया था 1990 में, 1990s में, 1980 टू 1990 के बीच में एक टाइम आया था जिसमें भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्रिएट हो गया था। उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट हैड द ऑप्शन ऑफ डिक्लेयरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, बट ही कुड नॉट और ही डिड नॉट। व्हाट इज द अप्रूवल एंड ड्यूरेशन? द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months. ओके, विद इन 2 months। नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या था?
1 मंथ, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में क्या है, 2 मंथ्स। If Lok Sabha is dissolved without approval or is not in session during proclamation, Lok Sabha must approve it within 30 days of its sitting. Meanwhile, it must be approved by Rajya Sabha. Once it is approved, it remains until revoked. Okay. What are the effects of financial emergency? It extends union's executive authority over state financial matters. मीन्स यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर भी उसका कंट्रोल हो जाता है। इट अलाउज रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस फॉर गवर्नमेंट पर्सनल इंक्लूडिंग जजेस। सी, जब इकोनॉमिक क्राइसिस कंट्री के ऊपर है तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ वेरी डिज़ायरेबल दैट द गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो कम से कम हो। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजंस अलाउ करते हैं प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट पर्सनल यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और इंक्लूडिंग जजेस, उनके जो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं उनको लिमिट करने के लिए। व्हाट आर अदर इफेक्ट्स? इट रिक्वायर्स reservation of money bills for presidential consideration after state legislature passes. See, मनी बिल पार्लियामेंट में भी होता है और मनी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी होता है। स्टेट सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो मनी बिल के अंडर आते हैं। तो स्टेट के मनी बिल्स जो हैं वो गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिए जाएंगे फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन, so that it does not further endanger the financial stability of the country. चलिए क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेटमेंट 1, ए प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इश्यूड shall cease to operate at the expiration of 2 months. देखिए ये जो वर्ड्स होते हैं ना, इनको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी है। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इश्यूड shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both houses of parliament. इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर अगर दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव नहीं किया गया तो 2 महीने के बाद वो प्रोक्लेमेशन ख़त्म हो जाएगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी ख़त्म हो जाएगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं। अभी हमने पढ़ा प्रीवियस स्लाइड्स में कि पार्लियामेंट को कितने टाइम फ्रेम के अंडर अंडर उसको अप्रूव करना होता है, दैट इज़ 2 मंथ्स। सी हियर, तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है। ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज इफ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इट इज कॉम्पिटेंट फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ all or any class of persons serving in connection with the affairs of the union but excluding the judges. See, कितनी फाइन लाइन है। बस इस वर्ड ने पूरे स्टेटमेंट का खेल बिगाड़ दिया। अगर ये एक्सक्लूडिंग वर्ड नहीं होता, इंक्लूडिंग होता तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूडिंग द जजेस है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम हॉल में होता क्या है कि हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं एक सिंपल क्वेश्चन को देख के, अरे वाह ये तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हम बहुत ही सिली मिस्टेक्स करते हैं। अगर आप इस तरीके के वर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप इतने इजी क्वेश्चन को रॉन्ग करके आओगे, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल
अगर आपका कोई सजेशन है या कोई डिमांड है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. Also press the bell icon and share the video so that others can benefit from this initiative. करंट अफेयर बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, बस आपको ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा करंट अफेयर पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है. यूपीएससी कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप नहीं करती है न्यूज़ में से. वो हमेशा अंडरलाइंग टॉपिक्स में से ही, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स में से ही क्वेश्चंस फ्रेम करती है. इस लेक्चर के पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा. यू प्लीज़ सब्सक्राइब द टेलीग्राम चैनल for which link is given in the description. Thank you. Till then, see you in the next video. Till then, stay healthy, stay motivated, keep revising, keep practicing previous year questions. Thank you.